एजुकेटर विचरा के रंजन में आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ सुजय राय जी। ये बैंक कर रहे हैं तो जाहिर है कि अर्थशास्त्र को, इसकी बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि सजग नागरिक के नाते देश की अर्थव्यवस्था पर भी इनकी पैनी निगाह रहती है। अभी जो देश में भाजपा नीति सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वह दावा तो यह कर रही है कि अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। यह सपना कह लीजिए जो दिखाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी ओर जो तस्वीर है वह डरावनी भी है। आप खास करके प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखेंगे, फिर बेकारी के मामले में, भुखमरी के मामले में, कुपोषण के मामले में, तो स्थिति बहुत बदतर है। भले सरकार इसको जिस रूप में अपने प्रति सकारात्मक बताने की कोशिश करे। तो सुजय राय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो सरकारी दावे हैं और जो उसके उलट जो हकीकत है, जो मैंने आपको बताया अभी कि सरकार के तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं, जी लेकिन हकीकत जो है बेरोजगारी का मामला, बेकारी का मामला, प्रति व्यक्ति का आय का मामला, तो ये कहीं सरकार के दावे को सही नहीं ठहरा पाता है। तो आप इसको किस रूप में देख रहे देखिए राकेश जी, सबसे पहले हैं? तो जी। आपको धन्यवाद जी। मुझे ये अपना विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए। जी। दूसरी बात यह है कि आपने वो विषय चुना जो विषय जी। मेरा पसंदीदा है। जी। मैंने बीकॉम किया है और जी। अर्थशास्त्र में मेरी गहरी रुचि है। जी। हमारे देश में जो अर्थनीति थी आजादी के बाद से जी। बहुत अच्छी तो नहीं रही कभी भी, क्योंकि जी। ऐसा होता तो हमारे देश में भी महंगाई नहीं होती या विषमताएं नहीं होती। वैसी अर्थनीति जी। तो कभी नहीं रही। लेकिन जी। 2014 के बाद से जी। जो भी कुछ अर्थनीति नरेंद्र मोदी के सरकार को विरासत से मिली थी, उसमें और गिरावट आई। जी। गिरावट इस रूप में आई कि हर एक मामले में इकोनॉमी के जो अलग अलग फ्रंट होते हैं, जो जी। अलग अलग जो पहलू होते हैं, उन जी। तमाम पहलुओं पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने फेल किया। मैं जी। एक एक करके कोशिश करूंगा जी। कि उन तमाम पहलुओं को आपके सामने उजागर करने का। और जी। उसके बाद एक खास बात है इस अर्थनीति में या वर्तमान जी। समय में, जी। हमारे देश में बड़े उद्योगपति रहे हैं, पूंजीपति जी। रहे हैं, जी। लेकिन हमारे यहाँ गौतम अदानी जी का जो जी। भूमिका हमें देखने को मिल रहा है, या पिछले कई सालों से, 9 साल, 9.5 साल से मिल रहा है, उसके मद्देनजर देखेंगे तो देखेंगे अर्थनीति और ज्यादा खोखला होते जा रहा है। जी। ये बहुत चिंता का विषय है और देश के लोगों के हित के खिलाफ है ये। इसीलिए सबसे पहले जी। आप तो जानते होंगे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जी। CMI, एक संस्था है। जी। उस संस्था ने कई एक पहलुओं पर, जो अर्थनीति के पहलू होते हैं, उस पर अध्ययन वो करती है और उसके बाद उसके रिपोर्ट को उजागर करती है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ महंगाई का जो दर है, पिछले तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर 6.1% प्रति वर्ष हो गया है। जी। जी। आमतौर पर ये 5% रहता है। आमतौर पर हर वर्ष पांच जी। परसेंट जी। रहता है। बात नहीं थी कि पहले महंगाई नहीं थी, लेकिन इस बार 6.1%। मैंने उसका कारण ढूंढने का प्रयास किया, जी। देखा कि परोक्ष कर में, जिसमें कि GST, एक्साइज ड्यूटी और सेस हुआ करता है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती है। और उस बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम काफी बढ़ गए। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल 100 रुपया से अधिक है, उसके आसपास है।
डीजल भी 90 के आसपास है। जो डीजल आज से कुछ साल पहले, 14 के पहले 45-50 के आसपास था। ये समझ दुगना गया हो ना? गया सर, दुगुना। जी। दुगना हो गया बोले। जी। और उसके कारण क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि डीजल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, जी। डीजल के जी। दाम पर निर्भर करता है। जी। डीजल के दाम में इजाफा के कारण हर एक चीजों की दाम में बढ़ोतरी हुई। जी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम सब लोगों ने देखा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद, नरेंद्र मोदी के सरकार ने जीएसटी जो लागू किया, जी। एक नेशन एक टैक्स के नाम पर, वन नेशन वन टैक्स के वन नाम टैप। पर। जी। 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 उसके बाद, हाँ, उसके बाद हमारे देश में जो संघीय ढांचा है, संविधान ने जो संघीय ढांचा दिया है, उसके जी। खिलाफ जा करके हर एक चीजों में जीएसटी लगा दिया। जो जी। पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो राज्य के मद में हुआ करता था, वो अभी केंद्र के मद में हो गया। और हर एक चीज में, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, दूध दही चावल आटा, चाहे वो शिक्षा का कोई मामला हो, कॉपी पेंसिल पेन किताब, या स्वास्थ्य का मामला हो, हर एक दवाई में, हर एक चिकित्सक जो उपकरण होते हैं उसमें, सारे चीजों में जीएसटी लगा दिए। परिणाम ये हुआ कि महंगाई और बढ़ गया। तो जी। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं जी। कि ये जो जीएसटी के नाम पर सारे चीजों में जो लगा दिया गया है, कहीं 18%, कभी 20% और 28% तक गया है, इसके कारण भी महंगाई में वृद्धि हुई है। और जी। जी। इसीलिए मैंने कहा कि 6.1% प्रति वर्ष के एवरेज से महंगाई जारी है 2014 के बाद से। जी। ठीक। जी। जी। तो एक बात है। कुल मिला के जो सर अभी जो तस्वीर है, तो आपने जी, स्पष्ट भी किया कि जो सरकार जो तस्वीर दिखा रही है उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है ना? कोई बात इसके नहीं। इसके बाद दूसरी बात यह भी आ रही है सर कि सरकारी संपत्ति को कौड़ी के मोल बेच देना, प्राकृतिक संसाधनों को बेच देना, और खास करके खास पूंजीपति मित्रों के हाथ में, तो कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि यह देश जो है कुछ खास लोगों के नियंत्रण में जा रहा है। भले बातें लोकतंत्र की हो रही है, लेकिन हम उस दौर में लौट रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी ने किस तरीके से भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और अपनी हुकूमत चलाई। उसके उलट आम आदमी की जो स्थिति है, खासकर मजदूरों की, तो देख ही रहे हैं, श्रम शक्ति की लूट मची है, सब कुछ है। निजीकरण का जो मामला है, वो बैंकों का जो हो रहा है, सब कुछ है। उसके भी कई तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, विपक्ष का भी अपना उसका विश्लेषण है, कुछ कहना है। तो आप इन सब चीजों को किस रूप में देखते हैं, जरा इस पर भी माने विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। आपने बिल्कुल सही बताया राकेश जी। जी। एक तरफ हमारे देश के जो लोग हैं, आम लोग, जो जी। मेहनतकश लोग हैं, जी। वो लोग बहुत दिक्कत में हैं। जी। लगातार उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही है। जीने की जी। चुनौती, नौकरी रोजगार की चुनौती, हाँ, जी। खाद्य सामग्री या जिंदगी के दूसरे साधन को जुटाने की चुनौती। जी। और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपति लगातार धनाढ्य होते जा रहे हैं। जी। हमने देखा है हमारे यहाँ दो ऐसे पूंजीपति हैं जिनका विश्व के पैमाने पर नाम है। जी। एक मुकेश अंबानी और एक जी। गौतम अदानी। जी। क्योंकि यहाँ पूंजीपति पहले भी हुआ करते थे, पूंजीवादी व्यवस्था है इसीलिए मजदूर जी। होते थे, दूसरी तरफ पूंजीपति होते थे। लेकिन मजदूरों को क्या मजदूरी तय होगी, उसके लिए कुछ कानून थे। ये मजदूरों ने दशकों के लड़ाई से, दशकों के संघर्ष से इसको अर्जित किया था। जी। लेकिन उन तमाम 44 जो कानून थे, मिनिमम वेज एक्ट बोलिए, ट्रेड यूनियन एक्ट बोलिए, जी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलिए, बोनस एक्ट बोलिए, ओवर टाइम एक्ट बोलिए, कैजुअल वर्कर एक्ट बोलिए, ऐसे 44 कानून को रद्द करके, खारिज करके, चार श्रम कोड बना दिया गया। जी। और उस चार श्रम कोड में मिनिमम वेज तय किया गया था। यही मोदी सरकार के द्वारा जो एक्सपर्ट जी। कमेटी पर रहता आया था,
4,628 रुपया प्रति माह। आप सोच जी सकते हैं, 4,628 रुपया प्रति माह होगा तो उन लोगों की हाल क्या होगी। तो बाजार में मंदी नहीं आएगी, क्योंकि उनके क्रय शक्ति में बहुत बहुत गिरावट आ जाएगी। बेशक बेशक सामान नहीं बेशक। खरीद पाएंगे। हाँ, तो सामान नहीं खरीद पाएंगे, सामान पड़े रहेंगे। और आपने कहा, दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत अथाह पैसा के मालिक होते जा रहे हैं कुछ, विदेशों में भी कंपनियां खरीद रहे हैं। हमारे देश के पूंजीपति विदेश में जाके न सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, बल्कि कंपनी भी खरीद रहे हैं। ये हाँ टाटा हाँ घराने बेशक। को भी हमने जी 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 टाटा जी घराने को भी हमने देखा, और जी अंबानी और अदानी को भी देख रहे हैं। जी अभी मैं अदानी जी पर थोड़ा खास करके बोलना चाहता हूं, राकेश जी जी, जी जी क्योंकि उन्होंने हमारे पूरा जो अर्थतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, उसके बहुत बड़ा हिस्सा को उन्होंने अपने गिरफ्त में कर लिया है। हमारे यहाँ 12 बंदरगाहें हैं। जी। 12, हाँ, यह कह सकते हैं, मतलब एक बढ़ गया, अभी 13 हो गया। उसमें 12 बंदरगाहें लीज के ऊपर हो या खरीद कर हो, अदानी जी ने ले लिया है। हाँ तो स्वामित्व और तो मैं उनका आपको हो गया ना सर। स्वामित्व पूरा पूरा मालिकाना तो उनका हो गया ना, उस पर अधिकार उसका, वो बिल्कुल, नियंत्रण करेंगे। जी हाँ, नियंत्रण में आ गई। दूसरी बात क्या है, जो कुल जल परिवहन होता है, उसका 30% से भी ज्यादा उनके बंदरगाह से होता है। आप समझ सकते हैं, जब जल परिवहन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो हम आयात निर्यात करते हैं वो तो जी जी जलपथ से जाता है। जी जी वो जलपथ बंदरगाहों को इस्तेमाल करता है, उसके सामान जब आते हैं या जाते हैं, दोनों स्थिति में। और अभी अभी सरकार का एक आदेश आया है कि उनके अलावे जो कुछ सरकारी बंदरगाहें बच रही है, उससे कम, बल्कि अदानी के बंदरगाहों से ज्यादा आदान प्रदान हो, लेन देन हो या आयात निर्यात हो। यानी जी। कि जलपथ का जो इस्तेमाल होगा, उसमें उन बंदरगाहों का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तब तो आप आकाश से समझ सकते लेकर के समुद्र तक उन्हीं का कब्जा हो गया ना सर। हैं। आकाश बिल्कुल से भी, बिल्कुल बिल्कुल। आकाश से लेकर समुद्र तक बिल्कुल उनका सही कहा। कब्जा हो। जी हवाई अड्डे, जो बड़ा बड़ा हवाई अड्डे हैं, जी 8 हवाई अड्डे मैं बता दूं, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, मंगलुरु, मुंद्रा, और एक नया नया लास्ट में नवी मुंबई में एक बना है, उसको भी, यानी कि 9 हवाई अड्डे को अदानी ने ले लिया है। जी आप बिल्कुल सही कहा, आकाश से लेके जलपथ पर उनका नियंत्रण है। आप जी कहीं जी से भी जाइए, आपको रेवेन्यू देना होगा उन्हीं को, आप उसके जी जो फायदे हैं वो उनके घर जाएगा, ये स्थिति है। तो मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर के अदानी जी के जो कारोबार है, वो देश के एक बड़ा हिस्सा, जो अर्थतंत्र के जो हिस्सा है, उसको वो ले चुका है। जी और इसका परिणाम ये हो रहा है। और जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अदानी जी जो है, इनका कैपिटल है लगभग 4 ट्रिलियन करोड़। 1 ट्रिलियन हाँ करोड़ मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो जी चार जी लाख करोड़ की पूंजी है उनके जी पास। 9 कंपनियां हैं, जॉइंट जी स्टॉक कंपनी, जी इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जी लिपिबद्ध है, सूचीबद्ध है। और जी उसमें 4 लाख करोड़ पूंजी में उनकी वो एम्प्लॉयमेंट कितना दिया, आप जानते हैं? सिर्फ जी नहीं। 23,000 से थोड़ा, तो 23,000। ये यानी कि गंभीर चार विषय है लाख सर। बाद में उन्होंने रोजगार दे रखा है सिर्फ 23,000 लोगों को। जी आप सोच आप सोच सकते। और आप कह रहे थे जैसे कि जी रेलवे का हिस्सा को बेच दिया। आप जी कह रहे थे कि बैंकों का केस हुआ, कुछ जी बैंकों को बेचने की तैयारी हो रही है। जी बीमा को, एलआईसी जैसी कंपनी जो कि इतना ताकतवर है, जिसमें नुकसान होने का कोई कारण नहीं है, जिसमें कि बीमा भुगतान में कोई दिक्कत कहीं से नहीं आई, उसके भी जी शेयर का विनिवेश। जी जी कुल मिलाकर के सरकारी संपत्ति को बेचने का मुहिम चलाई जा रही है। और उससे ये जो इनका व्यवस्था जन्य खर्च है, उसको मिटाया जा रहा है। और जो जी जी विदेशी या देशी है, उस कर्ज का, उसका यानी कि उसका उसको उसका भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको इस संदर्भ में एक बात बता दूं, राकेश जी, जी 1900
1947 से लेकर के जी 2014 तक हमारे जी देश का कर्ज था कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपया। जी हमारे देश पर कर्ज था 1947 से लेके 2014 तक। और जी 2014 से 2023 के अंत तक, या कह सकते हैं जुलाई अगस्त तक, ये 1 करोड़ 55 लाख करोड़ हो गया। यानी कि 1 करोड़ 2.5 गुना बढ़ गया है देशी विदेशी कर्ज, जिसका भुगतान सरकार लोगों से राजस्व के रूप में पैसा लेकर के और महंगाई के रूप में पैसा लूट करके जीएसटी लगा करके उसका भुगतान करती है। जी। समझ रहे तो हैं ना? सर, जी 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 जी। अच्छा सर, और खास करके कोयला खदानों को लेकर के भी जो मामला है, जो भी जो जा रहा है, जो कोल इंडिया वगैरह नवरत्न में गिना जाता था, सब कुछ बातें हो रही थी, तो वहां भी तो अडानी जी को दे दिया गया है कोयला को जी लेकर के, जी। और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से वो नियंत्रित कर रहे हैं, और स्थिति यह हो गई है कि अब वो अपने हिसाब से बेचेंगे, कुछ करेंगे, तो जो तेनुघाट थर्मल पावर है, जो सरकारी जो ताप केंद्र है, उसको कोयले की दिक्कत हो रही है, वो खरीद नहीं पा रहा है, घाटा में जा रहा है। तो इस तरीके से तो फिर आम लोगों को, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, चाहे जिस बिजली के दाम बढ़ेंगे, तो उसका भी तो बोझ लोगों पर ही पड़ना है ना। अब हमारा बिल अगर बिल्कुल 1,000 बिल्कुल। रुपया आता है, तो 1,200 हो जाएंगे, 1,500 हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। आमदनी का हिसाब किताब उस अनुपात में है नहीं है। अभी आप खास करके दूसरी बातें छोड़ दीजिए, तो टाटा के ही मामले में देख लीजिए कि यहाँ टाटा स्टील में कितने कर्मचारी हुआ करते थे। आज आज की तारीख जी में बमुश्किल 10,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे। तो जैसे आपने अडानी जी। जी के बारे में भी कहा कि इतना करोड़ों का कारोबार है, लाख करोड़ का, और उसमें उन्होंने जो नियोजन दे रखा है, मतलब आपका जो आंकड़ा होगा वो अस्थायी नियोजन का आंकड़ा होगा ना। लेकिन हाँ ऐसा बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उन्हीं लोगों के भरोसे काम चल जाता होगा, और वहां और भी लोग लगे होंगे जो, क्या बोलते हैं उनको, दिहाड़ी बोल लीजिए, ठेका मजदूर बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, तो वहां उनका उसको भी ठेका मजदूर बोलिए, दिहाड़ी मजदूर बोलिए, जो बोलिए, लेकिन उसका उनके भी तो, एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, तो उसकी गिनती आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो एक तरीके से फिर शोषण की नई प्रकृति भी तो पैदा हो रही है ना सर। काम तो उतना से नहीं हो बिल्कुल रहा बिल्कुल है। टाटा में ही दस बिल्कुल हजार अस्थायी कर्मचारी हैं, और काम यहाँ 1.5 1.5 लाख लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अस्थायी बिल्कुल। रहेंगे उनको 50,000 लाख रुपया देना पड़ेगा, 10,000 8,000 12,000 में कम करवा रहे हैं निजी एजेंसियों से, सब कुछ है। तो इसको भी आप थोड़ा देखिए, चूंकि आप मजदूर आंदोलन वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, बैंक यूनियन की राजनीति से, जी तो आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये सब जो किया जा रहा है, उससे देश हमारा किस ओर जा रहा है, किस व्यवस्था की ओर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ तरीके से उसमें खोखलापन आता जाएगा, और धीरे धीरे स्थिति जटिल होती जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। ये जी जो सारा कुछ चल रहा है, इसका जी उद्देश्य है हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भी है, जी उसको सुधारने की बात थी, वो अपेक्षाएं थी। लेकिन उसके बदले, उसके विपरीत, उसको तोड़ने की बात हो रही है। इस संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, और इसकी जी जितनी सकारात्मक है, जो फेडरलिज्म का सकारात्मक, सेकुलरिज्म का सकारात्मक, या सोशल जस्टिस की सकारात्मक, तीनों जी पर प्रहार है। जहां तक इकोनॉमिक इक्विलिटी की बात है, आर्थिक बराबरी, उसमें तो जी मत बोलिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देश है, उसमें भारत का स्थान है 107 नंबर पे। यानी कि भारत से ऊपर कुछ अफ्रीकन देश है, और सारे लोग, बांग्लादेश की स्थिति भारत से अच्छा है, पाकिस्तान की स्थिति भारत से अच्छा है, नेपाल की स्थिति भारत से अच्छा है, श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छा है। ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट बता रहा है, ऑक्सफोर्म की रिपोर्ट बता रहा है कि भारत में भूखे पेट सोने वालों की संख्या, जो बच्चा बचपन में शैशव अवस्था में ही मर जाता है, उनकी संख्या, जो बच्चा का जो अनुपातिक ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है उसके अभाव में, क्योंकि अपुष्टि है, उसके जी। कारण ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान इतना ऊपर में है। 119 देश में 107वां स्थान है। अब सोच सकते हैं। आपने जो लेकिन कहा कि देश जी की तरफ जा रहा है, मैं कह रहा हूं यही प्रगति है क्या? यही विकास है क्या? लोगों को
अब कुछ लोगों के हाथ में इतना पैसा कि दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों में उनका नाम आता है। बहुत नामी पत्रिका फोर्स है, उसमें मुकेश अंबानी और गौतम अदानी का नाम आता है। और दूसरे तरफ अधिकांश लोग जो है वो बिना खाए पिए, बिना पर्याप्त कपड़े के, बिना घर के, वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, ये जिंदा कीड़े तो मकोड़े सर, की तरह। आप जो कह रहे हैं सर, उससे तो स्थिति स्पष्ट हो जा रही है कि हालात बहुत चिंताजनक हैं और बहुत इसको सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। लेकिन सरकार की जब बात होती है, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मामला सामने आया और उसका जो आंकड़ा आया, उसमें भारत का जो स्थान आया, तो भारत सरकार ने उसको बहुत मजबूती से झुठलाया, कहा कि नहीं, इसका जो है सही पैमाना नहीं है, सही तरीके से नहीं निकाला गया है। मंत्री होते हैं अभी स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि भैया ये तो आंकड़ा बहुत गलत है। तो पूछा कैसे गलत है भाई, तो बोला कि हमारे देश में तो इतना लोग पिज्जा बिक रहा है इस देश में और सब कुछ हो रहा है, तो जो इतना खरीदारी पिज्जा का होता है, आदमी भूख से कैसे मर जाएगा। उनका मतलब तुलना करने का तरीका देख लीजिए, एक जनता के साथ मजाक भी है। गरीबी की बात होती, महंगाई की बात होती है, जो भारत में आप गरीबी की बात करेंगे तो यहाँ सरकार करी करे, पाकिस्तान में देखो ना भैया, हम तो 100 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं, पाकिस्तान में तो 125 रुपये बिक रहा है। नहीं होता है कि हम्म। मैंने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरे की कमजोरियों को दिखाना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो स्थिति है सर इस देश की, उसमें अभी भी चूंकि बहुमत आबादी जो है वो सरकार के साथ है, सरकार की बातों को ही सही मान रही है। तब तो सरकार है, क्योंकि बहुमत है तो सरकार है। लेकिन हाँ, यह एक अच्छी बात है कि कुछ लोग समझते हैं, तो अब धीरे धीरे जो है वो वस्तु स्थिति को समझने लगे हैं और उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी वैसी स्थिति आई नहीं है। जो वस्तु स्थिति को समझने वाले लोगों की तादाद जो है, वस्तु स्थिति नहीं समझने वाले लोगों की तादाद से बहुत कम है। तो जाहिर है कि अभी स्थिति बहुत जल्द संभलने वाली भी नहीं है। तो इस संदर्भ में आप क्या सोच रहे हैं कि जो जागरूक लोग हैं, जो तटस्थ होकर ईमानदारी से सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, देश के बारे में भी, अपने बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम बेहतर रहेंगे, तो दूसरे को भी बेहतरी का रास्ता दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आखिर इसमें हो तो क्या हो, कैसे हो, कुछ आप थोड़ा अगर कुछ चिंतन किए हैं तो इस पर भी कुछ बताइए। जी, बता रहा हूं। देखिए, देश के आर्थिक बदहाली के बारे में कहा, जी महंगाई के बारे में कहा, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एक आंकड़ा मैं दे दूं, उसके बाद मैं आता हूं जवाब में। जी वो जी है कि लगभग 8% के आसपास, जी 7.5 से ऊपर है, 7.6 बेरोजगारी है। यानी कि जी हर एक लगभग 8वां या 9वां आदमी में एक आदमी बेरोजगार है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि या 10वां आदमी में एक आदमी बेरोजगार है। बेरोजगारी का आलम यह है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, और इसमें अगर बदलाव चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना जी चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग जो रोजगार खो चुके हैं कोविड के समय अपने हिसाब से, और उसके बाद भी, उसके उपरांत जो खो रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी जो उपक्रम है उसको बेचा जा रहा है या विनिवेश किया जा रहा है। पूरा नहीं भी बेचा जा रहा है, आधा बेचा जा रहा है। हवाई अड्डे और पोर्ट, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, उसको किसी के हवाले कर दिया जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति का। जी इसलिए लोगों का रोजगार की जो संभावना है वो भी खत्म किया जा रहा है। महंगाई का बात मैंने कहा, जीएसटी लगा करके क्या स्थिति हो गई है ये हम देख रहे हैं। उसके बाद अब लोगों के पास बचा क्या? लोगों के पास भविष्य कुछ नहीं है। कोई मजदूर जो काम करता है या उसकी नौकरी चली जाती है किसी तरह कम वेतन में, क्योंकि यहाँ अर्ध बेरोजगारी भी है, छद्म जी बेरोजगारी भी है। ऐसे लोग हैं जो 5,000 में काम करते हैं, उसको मैं अर्ध बेरोजगारी बोलता हूं। और ऐसे लोग हैं कुछ मौसम के लिए काम करते हैं, कुछ समय के लिए, बाद में उसके साल भर में कोई काम नहीं होता है, ये छद्म बेरोजगारी है। ये भी हमारे देश में है। ऐसे में लोग
करे तो क्या करे, ये सवाल है ना, ये सवाल है। मैं जहां तक सोचता हूं, देखिए, अभी संविधान दिवस गया 26 जी नवंबर को। ये देखा देश भर के कई एक जगह पर जो है, लोगों ने संविधान को बचाने के नाम पर, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर सड़क पर उतरे। जमशेदपुर में भी हुआ, जी सैकड़ों लोग सड़क पर, आपने देखा होगा, सुना होगा। और जी जी उसी तरह देश भर में अलग बड़ा बड़ा शहर में या राजधानी में, प्रांत के जो प्रांतीय राजधानी है वहां ये हुआ है। अलावे सारे किसानों के, सारे मजदूरों के संगठन ने मिलजुल करके सरकार के खिलाफ मुहिम चला रही है। आपको पता होगा, 26, 27, 28 तीन दिन जो है महापड़ाव चल रहा है। जी 26, 27, 28 आप देखिए, राजभवन के पास हो या दिल्ली में हो या पटना जी में हो, हर एक राज्य में ये चल रहा है। तो लोग, मेरा कहने का मतलब है, किसान आंदोलन का भी अनुभव हमारे पास है। उन जी तीन जी एक किसी कानून को वापस लेना पड़ा, जी इसलिए जी लोग जाग रहे हैं। और लोग इसमें जो एक हिंदुत्व का जो बात, वो कार्ड जो खेला गया था, जी धर्मांधता को फैला करके और राष्ट्रोन्माद फैला करके, पुलवामा वाला घटना घटी थी ना, जी जी राष्ट्रोन्माद फैला करके, इतना फायदा लेकर के भाजपा को इतना सीट मिला था। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, इतना सीट मिला था, तब तो ऐसा कानून बना रहे हैं, तब तो जो है जन विरोधी कानून या कभी जी कभी मतलब श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी जी कानून बना रहे हैं। जी लेकिन उस राष्ट्रोन्माद से, उस धर्मोन्माद से लोग निकल रहे हैं। इसका परिणाम, इसका उदाहरण यह है कि आज देश भर में सारे मजदूर संगठन एक हो रहे हैं, सारे किसान संगठन ऑलरेडी एक हो चुके हैं। जो और भी चिटपुट थे, जो उस किसान आंदोलन में उस ढंग से नहीं जुड़े थे, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। और तमाम लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उसमें ये जागरूकता का ये प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो ये जन विरोधी, जो ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, महिला विरोधी ये सरकार जो आज सत्ता में है, उसको यहां से हटाने का हर हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं तो मानता सर हूं कि लोग, जी जी, मैं सर मानता हूं लोग इस पूरा जोड़ के लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी यहाँ एक मुहिम चलाया जा रहा है कि कैसे इस सत्ता को, जो सत्ता भी कायम है देश में, उसको हटाया जाए और कैसे उसका एक विकल्प खड़ा किया जाए। तो बोलिए। सर कुल मिला करके जो तस्वीर है वो काफी डरावनी है। लेकिन अंत में जो बातचीत के जी क्रम में जो निष्कर्ष जो है ये निकलता है कि भूख की कोई जाति नहीं होती है, रोटी की कोई जाति नहीं होती है, भूख का कोई बिल्कुल धर्म नहीं बिल्कुल। होता है। तो जब रोटी की जी बात आ जाएगी, रोटी पर आफत होगी, रोजी पर आफत होगी, तो फिर चाहे आप कुछ भी सपने दिखाए, कुछ भी सौजबाग दिखाए, कुछ भी धर्म की बातें करे, राष्ट्रवाद की बातें करे, वो सब बातें वो खोखली मन कर नहीं मानी जाएगी और लोग अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। यही ना? जी जी तो जी। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके साथ बहुत जल्द किसी नए विषय पर मिलते हैं।